आइए बच्चों, ऐसे ही हम कुछ और उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जो उपचयन की क्रियाएं होती हैं उनके प्रभाव क्या क्या देखे जा सकते हैं। इसमें हमारा पहला है संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या होता है, क्या आपको पता है? संक्षारण का मतलब है किसी भी धातु का नष्ट होना या उसका खराब होना। तो जैसे अपन ने पहले भी पढ़ा था कि जब अगर हम किसी लोहे की वस्तु को या कील को ऐसे ही आर्द्र वातावरण में छोड़ देते हैं, आर्द्र वायुमंडल में, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक भूरे रंग की परत उसके ऊपर जमा हो जाती है। किसके ऊपर? जो लोहे की कील है उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत जमा हो जाती है। और ये क्या कहलाती है? इसको हम नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं? जो भूरे रंग की परत जमा होती है उसका जो रंग चेंज हो जाता है उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम जंग कहते हैं। तो आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत, जैसे कि अगर वो वातावरण में खुली पड़ी रहे तो एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं और इसी क्रिया को या इसी अभिक्रिया को हम धातु का संक्षारण कहते हैं। और इसको अगर हम देखें तो ये धातु में एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। क्या आपने चांदी, तांबा आदि पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? तो अगर हम देखें कि जो हमारे घर में मम्मी लोग पैरों में पाजेब पहनते हैं या हाथों में जो चूड़ियाँ पहनते हैं, उस पर अगर चांदी की है वो, तो उस पर एक ब्लैक कलर की, एक काले कलर की परत जमा हो जाती है जो कि चांदी का संक्षारण होता है। जो तांबे के बर्तन होते हैं उन पर आपने देखा होगा अगर वो कुछ दिनों तक ऐसे ही रखे रहते हैं तो उनके अंदर एक हरे रंग की परत जमा हो जाती है जो कि इसका संक्षारण या तांबे का संक्षारण करता है। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होने लगती है। इस प्रक्रिया को ही हम संक्षारण कहते हैं, जो कि वास्तव में धातु का, या तो हम ये कह सकते हैं उसका खराब होना, या उसको आप ये भी लिख सकते हैं कि उसका धीरे धीरे करके नष्ट होना। तो चांदी के ऊपर काली परत तथा तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण का एक उदाहरण है। आगे देख लेते हैं। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे के रेलिंग, जहाज तथा धातु, विशेषकर लोहे से बनी हुई वस्तुओं की बहुत अधिक मात्रा में क्षति हो जाती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। और इसके अलावा जो भी आगे संक्षारण के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो वो हम अध्याय 3 में जानकारी इसकी ले सकते हैं, क्योंकि वो जो हमारा चैप्टर है वो है धातु और अधातु का। तो इसमें आपने देखा कि जितनी भी लोहे की चीज़ें होती हैं उन पर या तो जंग लगती है, जो चांदी होती है उस पर काले रंग की परत जमा हो जाती है, जो तांबा होता है उसके ऊपर हरे रंग की परत जमा हो जाती है, ऐसे ही पीतल में भी होता है। तो ये सब धातुओं का खराब होना, जो कि किस वजह से होता है, या तो ये वायुमंडल में अम्ल के संपर्क में आती हैं, या फिर ये वस्तुएं, ये धातुएं जो हैं ये आर्द्र वो नमी के संपर्क में आती हैं। इन वजहों से धातुओं का जो संक्षारण होता है यही एक इन सब के लिए मेन रूप से जिम्मेदार है। आगे देखें, और ये सब चीज़ें ही धातुओं को खराब करना स्टार्ट करती हैं। और अगर आप गौर से देखेंगे तो कुछ समय तक अगर इसी प्रकार से इन पर ये परतें चढ़ती रहेंगी और हम इनको साफ करते रहते हैं तो धीरे धीरे करके इन धातुओं में भी, धातुओं के जो बर्तन होते हैं उनमें छेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो पाजेब रहती हैं वो पतली हो जाती है और टूट जाती है वहीं से। तो ये मेनली धातुओं का नष्ट होना या उनका खराब होने को ही हम संक्षारण कहते हैं। इसके बाद है आपका विकृत गंधिता। विकृत गंधिता को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं और ये तो आपको डेली चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हर घर में कुछ नमकीन पैकेट में बंद जो होते हैं, चिप्स और अदर चीज़ें, बिस्किट, ये सब चीज़ें आपके घर में रखी रहती हैं। तो ये क्या रहती हैं? एक तो ये वसायुक्त रहती है, मीन्स ये तेलों में तली हुई होती हैं। तो वसायुक्त अथवा
तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रह जाती है तथा तब उसका स्वाद जो है वो बदल जाता है, स्वाद बदलता है, साथ साथ ही गंध भी उसकी चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ समय तक अगर हम किसी भी पैकेट बंद या डिब्बा बंद चीज़ को, जो खाद्य पदार्थ है, चाहे वो चिप्स हो, चाहे वो नमकीन हो, चाहे वो बिस्किट हो, अगर हम इसको मतलब 3 महीने से अधिक अगर ये बंद रखा रहा, हमने इसका यूज़ नहीं किया, उसके बाद अगर आप खोल के देखेंगे तो इनकी जो स्मेल है, जो गंध है, वो चेंज हो जाएगी, वो आपको अजीब सी एक गंध आने लगेगी। और उसका अगर खा के देखेंगे, टेस्ट करके देखेंगे तो उनके स्वाद में भी परिवर्तन होगा। ये क्यों हुआ? जो ऑयल रहता है, जो वसायुक्त पदार्थ रहते हैं, ये सामग्री जो तेलीय होती है, तो ये क्या होने लगती है, धीरे धीरे करके ये खराब होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम इन नॉर्मल चीज़ों को घर पे बना के रखेंगे और तो ये डिब्बा बंद तो होंगी नहीं, लेकिन आप ये भी देखना कि अगर हम घर में इन चीज़ों को बना के रखते हैं तब भी इनमें यही प्रोसेस होता है। ये क्यों होता है? सेम चीज़ है, ये वायुमंडल में उपस्थित आर्द्र वातावरण, नमी, इन सब चीज़ों के संपर्क में आने के कारण इनमें ये गंध आती है। लेकिन आप अब कहेंगे कि मैडम जो हम बाहर मार्केट से जो सामान लेते हैं वो तो डिब्बा बंद होता है, वो तो पैक होता है, तो उसमें भी उनकी भी एक लिमिट रहती है, तब तक ही वो सही रह सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जब भी मार्केट जाते हैं या चिप्स लेते हैं, नमकीन लेते हैं, तो उसका एक्सपायरी डेट ज़रूर देखते हैं। क्यों देखते हैं वो? इसी वजह से, ताकि उसको एक्सपायरी डेट अगर उसकी है तो हम उसको उस एक्सपायरी डेट के पहले, और इस चीज़ का भले ही उस पर डेट कोई भी डली रहे, लेकिन हमको विशेष तौर पे एक चीज़ आपको बता दूं कि आप जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको लगभग 2 महीने और 1 महीने से ज़्यादा अगर हो रहा है तो आप उनको मत खाइए, आप उनको बाहर कर दीजिए, अलग कर दीजिए उनको। और अगर लेके आए हैं आप मार्केट से तो ध्यान रहे कि हमको जो भी चीज़ें आई हैं वो 1 महीने के अंदर, खाद्य पदार्थ का बता रही हूँ, खाद्य पदार्थ आप 1 महीने के अंदर उसको, जो डिब्बा बंद है या पैकेट बंद है, उसको आप 1 महीने में ही ख़त्म कर दें और हटा दें उसको। तो उपचयित होने पर तेल तथा वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद और गंध दोनों बदल जाते हैं। प्रायः तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है, लेकिन बंद नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिब्बे को अगर हम डिब्बा बंद भी रखेंगे, उसको कभी निकालने के लिए सामान खोलेंगे तो उतने में भी कई जो नमी होती है वो अंदर चली जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैलियों में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस को भरते हैं? जैसे कि आपको बता दें, आपने देखा होगा पैकेट में जो सामान रखा जाता है, जो चिप्स होते हैं, अगर हम चिप्स का छोटा पैकेट देखें तो वो एकदम फूला फूला होता है उसमें, और अगर हम उसको हिलाएं तो उसमें चिप्स जो है वो हम हिलते हैं और आवाज़ करते हैं। तो उसमें ऐसा क्या डाला है कि वो जो पैकेट है वो फूल गया? वो इन खाद्य पदार्थों को, उन पैकेटों में से खाद्य पदार्थों की ऑक्सीजन को बाहर निकालकर उस पैकेट के अंदर उन्हें नाइट्रोजन से उपचारित कर दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस से। जिससे कि, क्योंकि नाइट्रोजन गैस से इसलिए उपचारित करते हैं क्योंकि यह कम क्रियाशील गैस होती है और सक्रिय गैस होती है, कम सक्रिय है, इस वजह से ये किसी भी खाने वाले पदार्थ को खराब होने से बचा देती है, ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके, जिससे खाद्य पदार्थ जो है वो खराब ना हो सके और 2 या 3 महीने तक वो खाने योग्य बना रहे। लेकिन कोशिश यही कीजिए कि इसको 1 महीने में या 1.5 महीने में ख़त्म कर दें, ताकि ज़्यादा दिनों तक वो ना रखा रहे। तो आप विकृत गंधिता को ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी तेलीय वसायुक्त और तेलीय पदार्थ होते हैं उनको डिब्बा बंद करने से पहले उनमें ऑक्सीजन गैस को हटाकर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है और उससे नाइट्रोजन गैस से उपचारित कर दिया जाता है, क्योंकि यह कम सक्रिय गैस होती है और खाद्य पदार्थों को मतलब ठीक ठाक रखने में या उसे खराब नहीं होने देती है खाद्य पदार्थों को, और वो 2 से 3 महीने तक खाद्य पदार्थ खाने योग्य रहता है। तो ये पूरा हो गया है आपका विकृत गंधिता। अब हम इसमें देखेंगे कि
इसको जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको सॉल्व करा दूंगी। इसके बाद आपने क्या सीखा, इसमें से बच्चों आपके जो प्रश्न आते हैं वो या तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं या कि ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। तो एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। जो रासायनिक समीकरण होते हैं ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। अभिकारक कौन होते हैं, जिनमें अभिक्रिया हो रही है। उत्पाद कौन कहलाता है, अभिकारक से जो पदार्थ नया बना है वो अभी उत्पाद कहलाता है। एवं प्रतीकात्मक रूप मीन्स वो ठोस है, द्रव है, गैस है, क्या है, वो भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिससे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो। समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। अगर समीकरण संतुलित नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया है, अगर समीकरण संतुलित नहीं होगा तो रिएक्शन सही तरीके से नहीं हो पाएगी या अभिक्रिया सही तरीके से नहीं हो पाएगी। संयोजन अभिक्रिया की इसमें डेफिनेशन को एक लाइन में इन्होंने दे दिया है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट वियोजन अभिक्रिया को भी इन्होंने एक लाइन में समझा दिया है कि जब अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया से बने पदार्थ या संयोजन अभिक्रिया से विपरीत यह अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक जो है या एकल पदार्थ जो है वो दो या दो से अधिक पदार्थों को देता है या दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा बाहर उत्सर्जित होती है वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी, और जिसमें अवशोषित हो रही है या पदार्थ वातावरण से या किसी अन्य पदार्थ से ऊष्मा ग्रहण कर रहा है तो वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देता है वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जब कोई भी पदार्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि एक एक लाइन में भले ही दिए गए हैं लेकिन इनमें से आपके फाइनल एग्जाम्स वाले पेपर में या तो ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं या डेफिनेशन या दो मार्क्स क्वेश्चन आ जाते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है या मैचिंग आ जाती है। तो जब कोई तत्व दूसरे तत्व को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणुओं या परमाणुओं के समूह का आपस में आयनों का आदान प्रदान होना, मतलब एक पदार्थ से आयन दूसरे पदार्थ में गया और दूसरे पदार्थ वाला आयन इस पदार्थ में पहले वाले पदार्थ में आया तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, वह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके बाद अवक्षेपण अभिक्रिया, जिस भी अभिक्रिया में अविलेय मीन्स जो कि घुलता नहीं है, वो लवण जो हल्का सा पाउडर जैसा या हल्के छोटे छोटे कणों के रूप में जो नीचे बच जाता है छानने के बाद या छन्नी में आ जाता है, वो जो अवक्षेप कहलाता है, उस पूरी अभिक्रिया को अवक्षेपण की अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद है अभिक्रिया में पदार्थ से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग हो तो और हाइड्रोजन का ह्रास हो तो ऑक्सीकरण क्या होगा, उपचयन होगा, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी किसी भी पदार्थ में और हाइड्रोजन जो है वो बाहर जाएगी। वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, उपचयन या ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाएगी। अब इसमें दो तरीके से वो पूछ सकता है कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया क्या है, तब भी आपको यही लिखना है, और उपचयन की अभिक्रिया क्या है, तब भी आपको यही डेफिनेशन देना है। और इसके बाद अगर उपचयन के बाद उन्होंने अपचयन पूछा तो इसमें अपचयन की अभिक्रिया में जस्ट इसका उल्टा होता है कि ऑक्सीजन का ह्रास होता है या ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं वो बाहर जाते हैं और हाइड्रोजन के अणु जुड़ते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या कह देते हैं हम, इस अभिक्रिया को अपचयन की अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों आज ये आपका एक पूरा चैप्टर हो गया है और अब इसके रह गए हैं इसके क्वेश्चन आंसर। आप चाहें तो एक बार आप इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं
रीड कर सकते हो। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में लिखकर। मैं आपको दूसरा वीडियो बनाकर उसको आपको और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसको मैं आपको नोट करा दूँगी साथ साथ में। और अगर आप चाहें तो इसके आपको हैंड रिटन नोट्स भी आपको इसी चैनल पर अवेलेबल करा दूँगी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।